अच्छा, क्लास चल रही है क्या? मैम थोड़ा साउंड कमा देता हूँ। मुझे लगा ये ऐसा बोरिंग सा टीवी कौन देख रहा है। तब पता चला क्लास चल रही है। इसलिए मैंने पूछा। वो शहर का जो तरीका है मैम, रिकॉर्ड मत करो। बोरिंग ही लगता है मैम मेरे को। अच्छा, क्या कराया था तुमने? मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। ये इवनिंग का काम हो गया कल का। मैं इवनिंग बताऊं? बना दिया था मैंने, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ। ये वाला। हम्म। मैम ये इमेज क्यू आंसर है। हाँ, एमएसक्यू है। अच्छा, तो इसलिए मैम मेरे वन और फोर्थ को आया है। वन फोर्थ आया है। हाँ मैम। मैम मैंने भी 1 और 4 ही किया है, बट मुझे थर्ड भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा। थर्ड में ना इवन ऑड वाला केस हो जाएगा। हाँ, पहले तो 4 तो आपस में कट ही जाएंगे। हाँ वो तो है, पर लास्ट से देखना पड़ेगा ना। एक सेकंड। देखो, डब्लू जीरो तो वन दे रखा है इन्होंने, ये वन रेड में लिखा था। ऐसा लग रहा है विजिबल ही इवेंट टर्म होना चाहिए। है। डब्लू वन क्या आएगा यहाँ पे? लास्ट भी थर्ड भी हो जाएगा। मतलब डब्ल्यू डब्ल्यू वन। जीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू जीरो प्लस वन, यानी डब्ल्यू जीरो डब्ल्यू वन के बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू के, और डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री के। या ये नहीं हो जाएगा? यस मैम। सारे वन हो जाएंगे। तो आपने लगाया डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू, इसकी वैल्यू आपको पता है वन वन है। और टू डब्ल्यू थ्री की इसकी वैल्यू, वन डब्ल्यू थ्री इंटू की टू, वैल्यू क्या है? टू इंटू टू हो जाएगा। टू। फोर्थ देखो मैम, फोर्थ में भी वन वन ऐसे होगा, और टर्म से n प्लस वन। फोर्थ में क्या है? डब्ल्यू यहाँ से बनाएगा, यहाँ से बनाएगा, कितने हैं? जीरो से लेकर एन तक हैं। ठीक है, फोर्थ भी ठीक आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन का है, अच्छा उधर है। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे? एन प्लस वन टाइम्स हो जाएंगे। सबकी वैल्यू वन है, तो आपको पता चल रहा है कि सारे होल नंबर्स पर, और इवन इंटीजर्स पे भी अगर पूछ लेते हैं ना आपसे, डब्ल्यू ऑफ माइनस वन, वो आप लिख सकते हो डब्ल्यू ऑफ माइनस वन प्लस वन के बराबर है। तो ये तो डब्ल्यू जीरो के बराबर है, और डब्ल्यू जीरो की वैल्यू भी हमें पता थी, वन दे रखी है। तो सारे इंटीजर्स पर डब्ल्यू क्या ले रहा है? रॉन्स्किन क्या वैल्यू ले रहा है? वन वैल्यू ले रहा है। यस मैम, थर्ड भी हो जाएगा मैम। टू एन माइनस वन से एंड हुआ ना। ये जीरो, हाँ ये वन माइनस वन, वन माइनस वन, इस तरीके से जोड़ियां बनी हुई है यहाँ पे। जीरो माइनस वन, टू माइनस थ्री। हाँ, ये जीरो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। हाँ मैम, क्योंकि ये टू माइनस इवेन प्लस वन हो इवेन में गया। एंड हुआ है। हाँ। अगर ऑड में एंड होता तो ये वन आ जाता मैम। नहीं, यहाँ पे एंड हुआ है ना, जीरो वन टू थ्री, मतलब ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड में एंड हुआ है, तो ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स बता रहा हूँ मैम। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं, मतलब ऐसे पेयर भी तो बना सकते हो आप। हाँ मैम। ठीक है, ये भी हो जाएगा, फर्स्ट भी हो गया। थर्ड भी हो जाएगा। और ये नहीं होगा, सेकंड और फोर्थ में से तो एक ही होगा, दिख रहा है साफ साफ। ये n प्लस वन आना चाहिए था, पर ये n लिखा हुआ है इन्होंने, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमें बस थोड़ा सा पीरियोडिसिटी का ही यूज़ करना था, ये तो किसी में भी पूछा जा सकता है। मतलब एक जनरल क्वेश्चन बन सकता है, किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को देके ऐसे पूछ सकते हैं वो। और कुछ बताया था ये? हाँ, ये था। फॉल्स कहाँ पूछ रही थी मैं? ये ट्रू और फॉल्स में पूछा था आपसे। यस मैम। ये तो हो गया था मैम क्लास में ही। ये तो हो गया था ना, पीरियोडिक और कॉन्टिन्यूस फंक्शन बाउंडेड होता है। हाँ मैम, ठीक है, रिजल्ट से बता दिया आपने। किन पूछे थे, 10-12 क्वेश्चन दिए थे। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। अच्छा, एक और बात है यहाँ पे ध्यान देने वाली, दूसरी बात, इसके जो नोट्स हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ों के नोट्स हैं, मैं डाल दूंगी। बाकी आपको जीवन संघ से करने हैं, जो मैं सेकंड ऑर्डर में जितना भी काम कराऊंगी ना आज, वो जीवन संघ से करना है, एग्जैक्ट भी जीवन संघ से करना है, तो जितना उससे करना है मैं आपको उसका पीडीएफ बना के भेज दूंगी। एक था, अगर आपके पास पीडीएफ हो ऑलरेडी ओडी वाली बुक का,
तो मेरे से शेयर कर दो, अच्छा होगा, या कहीं मिल जाए तो मुझे बता दो कहाँ मिल सकता है। हम्म? सर्च करके बता दूंगी मैम। वो मुस्कान आप जानते हो क्या? हाँ हाँ, मुस्कान को जानती हूँ। हाँ, उनका टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जीवन संस की लगभग हर बुक शेयर की हुई है। अगर वहाँ मिल गई तो मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, कर देना, क्योंकि पहले मैं इस चैनल से जुड़ी हुई थी, जूनियर है मेरी वो, मैं जानती हूँ उसको। आपका भी मुझे वहां से ही पता चला था। हाँ मुझे पता है, वहीं से पता चला था, मुस्कान ने शेयर किया था शायद अपने ग्रुप में। यस मैम। मैम एक आप भी टेलीग्राम चैनल खोल लो मैम, उसमें ऐसा ऐसा नोट देते रहोगे। डालती रहूँ, हाँ, सही बात है, मटेरियल डालती रहूँ उसमें। हाँ पर वो कॉपीराइट दे देगा 2 दिन बाद आपको, 30 वाले ने। हाँ नहीं, अपने डालूंगी, दूसरे के नहीं डालूंगी। इसलिए वो गूगल ड्राइव भी सही है हमारे लिए। हम्म, देखो W-X। और मैम एक बात बताऊं, हम्म। आपने जो 10 क्वेश्चन दिया था ना, उसको देखना था, हाँ उसको यस नो करके रात में भेज देता हूँ आपको, मतलब मेरे को अभी अभी याद आया, उसका स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया था। अच्छा, W- इज पीरियोडिक, क्या ये बात सच है? एक सेकंड रुको, W- इज डिफरेंशिएबल। देखो, ये हम काम कर रहे थे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में, आपको याद होगा। W- क्या आता था? W- नहीं, W- तो डिफरेंशिएबल होगा, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस होगा। हाँ यार, कॉन्टिन्यूटी का हमें यूज करना है। देखो, ये होती है सेकंड प्रॉपर्टी, और ऊपर थी ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। मतलब रॉन्स्कियन खुद भी बाउंडेड होता है और उसका डेरिवेटिव भी बाउंडेड होता है। डेरिवेटिव कैसे बाउंडेड होगा? अगर पीरियोडिक प्लस कॉन्टिन्यूअस प्रूव कर दो आप W- को, W- इज पीरियोडिक प्लस कॉन्टिन्यूअस, तो काम बन जाएगा। तो W- हमारा आया था Y1 Y2 डैश, मतलब इसमें कुछ प्लस माइनस साइन का था। Y1 Y2 डैश, Y1 इंटू Y2 डबल डैश माइनस Y2 इंटू Y1 डबल डैश, कुछ ऐसा ही था। या इधर ये वाली टर्म होगी, इधर वो वाली होगी। तो अब ये डबल डैश था ना इसके अंदर, एक सेकेंड। इसको y तो डिफरेंशिएबल है और y डैश भी डिफरेंशिएबल है, y और y डैश, मतलब y डबल डैश एग्जिस्ट तो करता है, तो क्या कॉन्टिन्यूअस होगा, ये बात पे थोड़ा सा है। अगर y डबल डैश कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा तो ये कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस, सारे कॉन्टिन्यूअस हो जाएंगे, तो W- भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, तो वहाँ से पीरियोडिक और कॉन्टिन्यूअस। इसको देखना पड़ेगा एक बार, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमारी सेकेंड ऑर्डर की थी, P0 y डबल डैश प्लस P1 y प्लस P1 y डैश प्लस P2 y इज इक्वल टू 0। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। देखो, y डबल डैश की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, माइनस, और P0 को हम नॉन जीरो बोल चुके हैं, ध्यान रखना, तो मैं डिवाइड भी कर सकती हूँ, -1/P0 P1 y डैश प्लस P2 y। ठीक है, ये आई थी। अब y डबल डैश जो भी फंक्शन है, वो y डैश और y के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, और हमें पता है ये जो पी आईज हैं ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ना। पी आईज भी कॉन्टिन्यूस हैं और y भी कॉन्टिन्यूस है, तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से जो नया फंक्शन बन रहा है, डिवीजन से, लीनियर कॉम्बिनेशन से, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन से, ये नया फंक्शन जो y डबल डैश है वो भी तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। यस, यस मैम। इसी इक्वेशन से हमने रॉन्स्कियन निकाला था, और इस इक्वेशन में हम ये देख रहे हैं कि y डबल डैश एग्जिस्ट करता है। हमें सिर्फ इतना पता है कि एक ऐसा फंक्शन है, इसका जो भी सॉल्यूशन होगा y इज द सॉल्यूशन, उसके लिए क्या क्या खास बातें हैं। इसका जो सॉल्यूशन होता है वो डिफरेंशिएबल होता है, 2 टाइम्स डिफरेंशिएबल।
y डिफरेंशिएबल होता है, y डैश भी डिफरेंशिएबल होता है, और y डबल डैश एग्जिस्ट करता है। हमें इतनी बातें पता है। और पी आईज के बारे में पता है कि पी आई सारे कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो जब हमने y डबल डैश की वैल्यू यहाँ से निकाल ली पी नॉट से डिवीजन करके, क्योंकि पी नॉट इज ऑलवेज नॉन जीरो, तो ये डिवीजन करके -1/p0 p1 y डैश p2 y ये निकल के आया। ये सब कैसे फंक्शंस का कॉम्बिनेशन और मल्टीप्लिकेशन है? ऐसे फंक्शंस का जो डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूस है। तो इसका मतलब ये जो रिजल्टेंट फंक्शन y डबल डैश है ये भी कॉन्टिन्यूस आएगा। तो y डबल डैश के कॉन्टिन्यूस होने से हमारा रॉन्स्कियन कॉन्टिन्यूस हो गया, इसलिए ये सब बातें हम कर रहे थे। अब रॉन्स्कियन कॉन्टिन्यूस हो गया, सॉरी रॉन्स्कियन नहीं, रॉन्स्कियन का डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस हो गया। रॉन्स्कियन का डेरिवेटिव ये आता है ना, क्योंकि रॉन्स्कियन तो सिर्फ y और y डैश से बनता है। रॉन्स्कियन का डेरिवेटिव जो होता है वो y, y1, y2 डबल डैश, y2 और y1 डबल डैश से बनता है। तो अभी हमने प्रूव कर दिया कि डबल डेरिवेटिव भी कॉन्टिन्यूस होता है। तो इनके जो प्रोडक्ट और लीनियर कॉम्बिनेशन से नया फंक्शन बनाया रॉन्स्कियन डैश यानी w डैश, ये भी कॉन्टिन्यूस है। और पीरियोडिक तो ये ऑलरेडी है, कैसे होगा पीरियोडिक बताओ ये? मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन रिपीट कर दिया, अच्छा ठीक। वैसे मेन क्वेश्चन तो ये था, लेकिन उसमें मैंने दो बातें प्रूव करनी है कि रॉन्स्कियन का डेरिवेटिव हमें बाउंडेड प्रूव करना है। तो कल हमने कैसे तरीके से प्रूव किया था? पीरियोडिक प्लस कॉन्टिन्यूस इज बाउंडेड। तो हमने रॉन्स्कियन यानी W को बाउंडेड प्रूव कर दिया था इस तरीके से, पीरियोडिक और कॉन्टिन्यूस प्रूव करके उसको बाउंडेड प्रूव कर दिया था। यहाँ पे हमने देखा था ना पीरियोडिक और कॉन्टिन्यूस फंक्शन बाउंडेड होते हैं। यस मैम। अब हम W डैश को पीरियोडिक कॉन्टिन्यूस प्रूव करके बाउंडेड प्रूव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूस तो मैंने आपके सामने प्रूव कर दिया, क्या उसमें कोई दिक्कत आ रही है किसी को? नहीं मैम। अब मैं ये पूछ रही हूँ कि W डैश पीरियोडिक होगा, ये मैं कैसे बोल रही हूँ? इसके लिए क्या प्रूफ दोगे आप? W डैश इज पीरियोडिक। W तो पीरियोडिक होता है, कल ही देखा था। W पीरियोडिक होता नहीं है, लेकिन अगर है तो की बात थी ना, इफ W इज पीरियोडिक। हाँ मैम। अगर पीरियोडिक है तो मैं कह रही हूँ W डैश भी पीरियोडिक होगा। इसके रिगार्डिंग मैंने एक रिजल्ट बताया था आपको, जो आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई। पीरियोडिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो भी हाँ, पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक फंक्शन का डेरिवेटिव, पीरियोडिक फंक्शन का डेरिवेटिव पीरियोडिक होता है। और यहाँ से ये भी बोल सकते हो आपकी रॉन्स्कियन डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है, डब्ल्यू एक्स इज डिफरेंशिएबल, क्योंकि उसका हाँ मैम। डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है ना। तो डब्ल्यू डैश इज डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू, तो इम्प्लाइज कि डब्ल्यू डैश इज पीरियोडिक। पीरियोडिक, यस मैम। तो वही बात का यूज़ करके हम यहाँ बोल देंगे वो पीरियोडिक होगा। कॉन्टिन्यूस हमने अभी प्रूव किया। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आएगा? W यानी रॉन्स्कियन इन केस ऑफ एग्जिस्टेंस थ्योरम को सेटिस्फाई करने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस टाइप की होगी, उसके अंदर से अगर आप रॉन्स्कियन निकाल के ला रहे हो, उसके सॉल्यूशंस के रॉन्स्कियन निकाल रहे हो, तो अगर वो रॉन्स्कियन केवल और केवल पीरियोडिक हो गया तो वो बाउंडेड भी होगा और उसका डेरिवेटिव भी बाउंडेड होगा। ये बात हमने प्रूव की है। कितना लेके चले थे? हमें गिवन क्या था? ऐसी इक्वेशन गिवन थी, सेकेंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो एग्जिस्टेंस थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई करती थी। ठीक है। और अगर उनका रॉन्स्कियन पीरियोडिक था, उसके सॉल्यूशंस का रॉन्स्कियन पीरियोडिक था, तो उसके डेरिवेटिव और वो खुद दोनों ही बाउंडेड होंगे। ये बातें अच्छे से क्लियर हो गई या आपको इनको रिटर्न प्रूफ चाहिए आपको इनका? मतलब मुझे आपको इनके नोट्स देने पड़ेंगे। नोट्स में इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरे पास जो लिखे हुए हैं। रिजल्ट्स तो है ना मैम? हाँ, रिजल्ट्स तो हैं, मैम एक्सप्लेनेशन इसका प्रूफ आता है? नहीं। नहीं, प्रूफ नहीं आता, लेकिन बस आपको समझ में आना चाहिए क्यों हो रही है चीज़ें। कभी हाँ पूछ मैम, लेगा तो। तो ना भी दोगे तभी चलेगा। मतलब एक ही लाइन तो याद रखना है कि पीरियोडिक फंक्शन का डेरिवेटिव पीरियोडिक होता है। लिख और लिख लो ये सब चीज़ें।
अभी जैसे भी लिख रहे हो, और इनके रिजल्ट्स तो मैं दे ही दूंगी जहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं नोट्स की फॉर्म में। तो आपको कभी कोई इनके प्रूफ में दिक्कत आए तो मुझे फिर से कंसल्ट कर लेना, पूछ लेना मुझसे। ठीक है, कहाँ गया वो एकता ने जो क्वेश्चन बताया था अभी, ये पूछे थे मैंने आपसे। एकता आप अपने आंसर बता दो, अपने ट्राई किए? किया मैम ट्राई तो। बता दो। निर्मले आपने ट्राई नहीं किए तो फिर तो एकता को बोलो ना मैम, वो यस और नो करके भेज देगा तो लिख के भेज मेरा भी। देना एकता, फिर चलो आप बोल रुको रहे हो, लिख मैम। के भेज देना, ताकि फिर आप ट्राई कर लो, उसी के बाद बताओ तो आपका फायदा रहेगा, नहीं तो। ठीक है। यस मैम, नहीं तो एक बार बोल देगा तो मेरे को वही हाँ हाँ, नेक्स्ट मतलब। क्लास में एक्सप्लेन करूंगी फिर मैं इसको। ठीक है, मुझे लिख के भेज देना आप दोनों लोग। इसका जरा मुझे स्क्रीनशॉट दोगे, सेंड कर दोगे, ताकि मैं आंसर्स भी तो मैच करूंगी। 13 का हम्म। मतलब ये होमवर्क का। हाँ, ये होमवर्क का ठीक है मैम, भेज देता हूँ आपको। हो जाए तो बता दो। हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट? स्क्रीन शॉट ले लिया मैम, भेजता हूँ मैम। भेज लेना आराम से, लेकिन स्क्रीनशॉट। अब आज देखते हैं हम रॉन्सकियन की प्रॉपर्टीज। रॉन्सकियन के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, देखना बड़ी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज निकल के आएंगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम जानते हैं कि रॉन्सकियन कैसे डिफाइंड होता है, दो फंक्शंस के लिए, दो सॉल्यूशंस के लिए, y1 y2 और y1 डैश y2 डैश, है ना। सबसे पहली चीज, इफ अगर देखो डेरिवेटिव की फर्स्ट रो जीरो हो जाए, मुझे एक बात बताओ, डेरिवेटिव की फर्स्ट रो जीरो हो जाए तो डेरिवेटिव जीरो बन जाता है। इफ इसकी फर्स्ट रो जीरो हो जाए तो ये डेरिवेटिव जीरो बन जाएगा, डेरिवेटिव ही तो है। सॉरी, डेरिवेटिव नहीं, डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट के अंदर फर्स्ट रो जीरो हो जाए, सेकंड रो जीरो हो जाए, कोई एक कॉलम जीरो हो जाए, कोई दूसरा कॉलम जीरो हो जाए, तो वो डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो बन जाता है। तो अगर y1 x नॉट इज इक्वल टू y2 x नॉट इज इक्वल टू जीरो हो जाए फॉर सम x नॉट, तो क्या होगा, रॉन्सकियन जीरो हो जाएगा, डब्ल्यू एफ एक्स जीरो हो जाएगा ना। डब्ल्यू एफ एक्स को लिखेंगे, चलो हाँ ठीक है, डब्ल्यू एफ एक्स जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, रॉन्सकियन जीरो होता है तो क्या होता है, क्योंकि ये सॉल्यूशंस हैं इस इक्वेशन की, पी नॉट वाई डबल डैश प्लस पी वन वाई डैश प्लस पी टू वाई इज इक्वल टू जीरो, वेयर पी नॉट इज नॉन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। मतलब इस एग्जिस्टेंस थ्योरम को सेटिस्फाई करने वाली सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी जिसको मैं सही इक्वेशन बोलती हूँ, उसके सॉल्यूशन है ये द राइट इक्वेशन। मतलब हमारे कोड वर्ड में हम इसको सही इक्वेशन, राइट इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ से अगर ये हुआ तो रॉन्सकियन जीरो हो जाएगा, और रॉन्सकियन जीरो इस केस में क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन होती है, जल्दी याद दिलाओ मुझे। y1 एंड y2 एलडी सॉल्यूशन। एलडी हो जाएगा। एंड y2 आर एलडी। तो अगर मैं ये बोल दूं, ये प्रॉपर्टी हो गई आपकी फिनिश। इसी की प्रॉपर्टी के साथ में मैं एक और लाइन लिखूं अगर, कि इफ y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ, वन दे देती हूँ उसको नाम, देन रॉन्सकियन पक्की बात है नॉन जीरो होगा। नो मैम। नहीं नहीं, होगा ना, क्योंकि राइट इक्वेशन के सॉल्यूशंस है, तो फिर इफ एंड ओनली इफ केस होता है, याद होगा कल मैंने बताया था, इस केस में इफ एंड ओनली इफ होता है जब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं, रॉन्सकियन इज जीरो इफ एंड ओनली इफ वाई सॉल्यूशंस आर एलडी।
Wronskian is non-zero if and only if solutions are Li. याद होगा आपको? हाँ मैम, ये इफ ओनली केस होता है अगर लीफ होता है, ये याद करो। इसके बाहर कोई होते हैं, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करने वाली कोई इक्वेशन हो, या ऐसे ही कोई दुनिया के दो फंक्शंस आप लेके उनको चेक करने लगो, वहां पे सेटिस्फाई नहीं होगा, वहां पे एक ही साइड इम्प्लीकेशन होता है। वहां पे होता है Li होंगे तो Wronskian नॉन जीरो होगा, Wronskian नॉन जीरो होगा तो Li हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो अगर मैं ये बात लिख दूं, यहाँ पे आपको टेंशन फ्री रहना है, जितनी भी मैं प्रॉपर्टीज करा रही हूँ Wronskian की, किसके रिगार्डिंग करा रही हूँ, और ध्यान रखना कि मैं इस इक्वेशन के रिगार्डिंग करा रही हूँ जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है, और पीआईज आर कॉन्टिन्यूस, ये वाली कंडीशन भी है, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। तो अगर y1 और y2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो आपको एक बात पता है, Wronskian नॉन जीरो होगा, है ना? तो मैं क्या ये यस मैम। लिख दूं, y1 एंड y2 कैन नॉट हैव कॉमन जीरोस। ये मैंने लाइन क्यों लिखी? अब जाओ ऊपर वाली प्रॉपर्टी पे जाओ। मेन प्रॉपर्टी तो वो है, लेकिन मेन रिजल्ट ये वाला यूज किया जाता है। दोनों ऊपर और नीचे वाली बातें एक ही हैं, कुछ अलग नहीं है। देखो कैसे। ऊपर कहा गया था कि y1 और y2 दो सॉल्यूशन हो, किसी एक सिंगल पॉइंट पर दोनों जीरो हो रहे हैं, यानी x नॉट उसकी भी जीरो है, x नॉट उसकी भी जीरो है। तो ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट रो को जीरो कर देंगे ये। अगर y1 x नॉट y2 x नॉट एक पॉइंट पे जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा कि Wronskian ऑफ x नॉट जीरो हो जाएगा। और अगर Wronskian एक पॉइंट पे जीरो हो जाए तो Wronskian की प्रॉपर्टी आपने क्या बताई थी कल? आप लोगों ने क्या कहा था कि Wronskian अगर एक पॉइंट पे जीरो हो जाए तो Wronskian आइडेंटिकली जीरो हो जाता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d। यहाँ से आया था, मैंने एक स्टेप मिस करके लिख दिया था, आप लोगों ने ना मुझे टोका ना कुछ कहा, ठीक है? तो अगर y1 और y2 की एक जीरो हो जाए, और मैं डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टी से लिख दिया था, खैर उस वक्त तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टी से भी बोल सकते हो और यहाँ से भी बोल सकते हो, ठीक है? तो क्या कह रही थी, हाँ, अगर y1 और y2 की एक ही पॉइंट पे जीरो हो जाए तो वो LD आ रहे थे। मतलब अगर आप Li बोल रहे हो, यानी कॉन्ट्रा पॉजिटिव की बात कर रहे हो, ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव है ऊपर वाली स्टेटमेंट का। मतलब अगर कह रहे हो कि y1 और y2 Li हैं, तो इसका मतलब पक्की बात है कि वो एक पॉइंट पे जीरो नहीं हो सकते। यानी अगर x इज इक्वल टू 1, उसकी एक की जीरो है, दूसरे की नहीं हो सकती, ठीक है? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, बढ़िया एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल हर जगह काम कर जाएगा आपको। डी स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। इसके सॉल्यूशंस आप क्या निकालते हो? पहले ये बताओ कि क्या ये एग्जिस्टेंस थ्योरम वाली कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हैं? यस मैम। यस, सेटिस्फाई करती हैं, क्योंकि इसके साथ क्या पड़ा है, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, वाई डबल डैश प्लस मान पड़ा है इसका, इसके वो साथ वाला। 1 पड़ा है, 1 0 1, तीनों कॉन्टिन्यूस बढ़िया फंक्शन है और ये हमेशा नॉन जीरो रहेगा। तो इसका मतलब है कि एग्जिस्टेंस थ्योरम की कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। इसका मतलब जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है वो हम डायरेक्टली इफ एंड ओनली इफ में अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टी तो इसी पे पढ़ी है, इसी टाइप की इक्वेशन पे। पहले इसका सॉल्यूशन निकालो। इसके सॉल्यूशन बनते हैं, अगर दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालेंगे वैसे तो जनरल सॉल्यूशन बनेगा c1 cos x प्लस c2 sin x। पर दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन बनेंगे y1 इज इक्वल टू cos x एंड y2 इज इक्वल टू sin x। अब जो cos x और sin x सॉल्यूशन है, आपको पता है इनकी जीरोस कैसे आती हैं? अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं, sin x कैसा होता है, ऐसे ऐसे बनता है, तो अंदर समझ गया ना? और cos x कैसे बनता है? cos x यहाँ पे जीरो होता है, फिर आगे जाके इस तरीके से जीरो होता है, इस तरीके से जीरो होता है। मतलब cos x और sin x से क्या कभी कॉमन जीरो आती है? मुझे ये बताओ। किसी एक नो पॉइंट मैम। पे कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट आते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पर क्या इनकी जीरोस कॉमन होती हैं? क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्या इनकी जीरोस कॉमन होती है? जैसे ये यहाँ पे जीरो हो रहा है, ये यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे ये यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे एक ही पॉइंट पे कभी भी जीरो नहीं होते। मतलब cos x की जीरोस कैसी होती हैं? 2n प्लस वन पाई बाई टू टाइप की, और sin x की जीरोस n पाई टाइप की होती हैं, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। ऐसा क्यों हुआ कि इनकी कॉमन जीरोस नहीं आ रही थी? क्योंकि हमें पता था कि ये LD थे। जब हमने इनका Wronskian निकाला था, नहीं निकाला था तो निकाल लेते हैं, इनका Wronskian हम चेक कर लेते हैं ये LD है कि नहीं है। वैसे cos x sin x LD हैं, LD फंक्शंस।
और इनके रॉन्स्कियन से आप चेक करके देख लो, cos x का माइनस sin x का cos x, इनका रॉन्स्कियन क्या आता है, 1 आता है, दैट इज नॉन जीरो। दिस इम्प्लाइज, अब रॉन्स्कियन नॉन जीरो इफ एंड ओनली इफ तभी होता है जब y1 और y2 LD हो। देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है ऊपर वाली, मतलब एक पॉइंट पे जीरो नहीं हो सकते वो। अगर Li है तो एक पॉइंट पे जीरो नहीं होंगे, अब क्योंकि cos x sin x Li थे तो वो एक पॉइंट पे जीरो नहीं हो सकते थे। समझ में आ गई बात? यस मैम। ठीक है, आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर हो जाए, एक बार पढ़ लो दोबारा, अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, दोनों बातों को एक बार फिर से पढ़ लो, ऊपर वाली स्टेटमेंट और नीचे कॉन्ट्रा पॉजिटिव। मैम आपने नीचे LD लिखा है, नॉन जीरो है तो जीरो तो कहाँ लिख दिया मैंने? sin x और cos x का निकाला तो। अच्छा ठीक है, वो गलती से लिख दिया। आपको प्रॉपर्टी क्लियर और एग्जाम्पल क्लियर हो गया, तो हम सेकंड प्रॉपर्टी पे आएंगे। ठीक है, यस मैम, प्रॉपर्टी तो क्लियर हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोल रही है। अच्छा हाँ, एक और बात, इक्वेशन में एक और एग्जांपल बढ़िया वाला देती हूँ, इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग ऊपर वाले के, कि चलो इक्वेशन ये तो राइट वाली इक्वेशन थी, सही इक्वेशन थी, हमारी एग्जिस्टेंस थ्योरम को सेटिस्फाई करने वाली इक्वेशन थी, सही इक्वेशन। अब मैं ऐसी इक्वेशन आपको दूं अगर जो एग्जिस्टेंस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करती, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 4x वाई डैश प्लस 6y इज इक्वल टू 0, इसके सॉल्यूशन अभी मैं आपको निकालना भी सिखाऊंगी, चिंता मत करो। कॉशीज ऑयलर फॉर्म है ये, कॉशी ऑयलर्स फॉर्म। पर इसके सॉल्यूशन अगर मैं आपको बताऊं तो इसका पहला लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होता है एक्स स्क्वायर। आप थोड़ी देर में खुद भी निकाल लोगे, पर अभी आपको निकालने का मेथड मैंने बताया नहीं है, आपको पुराना याद होगा तो अभी भी आप निकाल सकते हो, लेकिन जब मैं बताऊंगी तो आप खुद से निकाल लोगे। तो इसके दो सॉल्यूशंस ये होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं कि नहीं। अब आपसे ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कोई काउंटर पूछने लगे तो आप कैसे बताओगे उस प्रॉपर्टी का। कोई कहेगी अच्छा ऐसा थोड़ी होता है, अगर एक्सिस्टेंस थ्योरम को सेटिस्फाई करने वाली नहीं है इक्वेशन, तो मुझे कोई इसमें काउंटर दे के बताओ, तो आप ऐसा काउंटर दोगे, देखना। इसके सॉल्यूशंस ये दो आ रहे हैं, इन सॉल्यूशंस की, ये दोनों सॉल्यूशंस एलडी हैं कि एलआई हैं, पहले मुझे ये बताओ, एलडी और एलआई। वैसे देखने से क्या लग रहा है, क्या एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल है? स्केलर मल्टीपल तो नहीं है मैम। स्केलर मल्टीपल तो नहीं है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये एलआई होंगे। चलो आपको ऐसे भी देखना नहीं आ रहा तो इनका रॉन्स्कियन निकाल के देख लो। नहीं एक सेकेंड, रॉन्स्कियन तो क्या ही निकालोगे आप, क्योंकि रिजल्ट तो ये होता है एल आई इम्प्लाइज रॉन्स्कियन नॉन जीरो, ये होता है ना रिजल्ट, वन साइडेड क्या कराया था मैंने। रॉन्स्कियन नॉट इक्वल टू, हाँ इलाई होगा तब रॉन्स्कियन जीरो नहीं होगा। इम्प्लाइज रॉन्स्कियन नॉन जीरो, एक सेकेंड कंफर्म कर लेते हैं। नहीं 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 नहीं, रॉन्स्कियन नॉन जीरो इम्प्लाइज एल आई होता है। जनरल रिजल्ट क्या होता है, जनरल रॉन्स्कियन नॉन जीरो इम्प्लाइज एल आई, ये भी बातें ध्यान में रखना। और एल डी इम्प्लाइज रॉन्स्कियन जीरो, ठीक है, ये होता है रिजल्ट, कल मैंने यही लिखवाया था। तो अब हम इसका रॉन्स्कियन अगर नॉन जीरो निकाल देंगे, वैसे तो जीरो निकल आया तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन नॉन जीरो निकल आया तो आपको थोड़ी संतुष्टि मिल जाएगी मेरी बात पे। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा कि ये एल आई है, तो हम रॉन्स्कियन निकाल देते हैं, एस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव 2x, इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, ठीक है। तो ये रॉन्स्कियन आपका क्या आ जाएगा, 3x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 4 विच इज इक्वल टू x की पावर 4, ये आ गया आपका रॉन्स्कियन। वैसे ये आइडेंटिकली नॉन जीरो भी नहीं है और ना ही आइडेंटिकली जीरो है। अब ध्यान रखना, डोमेन हम R लेके चल रहे हैं। अब आप मुझसे ये पूछोगे
कि ना तो ये नॉन जीरो आ रहा है, आप इसको नॉन जीरो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि जीरो पे जीरो है। ये नॉन जीरो नहीं आ रहा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, सॉरी, नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो भी आ सकता है और नॉन जीरो भी आ सकता है, मतलब जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे आ रहा है। तो आप ये पूछोगे कि कल हमने किया था कि ये तो हमेशा रॉन्स्कियन तो कम एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करता है, मतलब एक ही पॉइंट पे, सॉरी सॉरी, रॉन्स्कियन तो एक पॉइंट पे कट करेगा तो पूरा ही जीरो हो जाएगा, या फिर रॉन्स्कियन ऊपर ऊपर रहेगा या रॉन्स्कियन नीचे नीचे रहेगा। आपके रॉन्स्कियन का ग्राफ तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। क्या आपके दिमाग में सवाल नहीं उठ रहा कि एग्जैक्टली वन पॉइंट पे कैसे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को? यस मैम, ये तो मेरे को या आ रहा है। और आप अभी अभी एक क्वेश्चन भी, मतलब जो रिजल्ट कराया ऊपर में, उसमें आप बोला था कि y1 और y2 एक ही पॉइंट में मतलब जीरो नहीं देगा, तो ये तो जीरो दे रहा है मैम। ये तो एक ही पॉइंट पे जीरो भी दे रहे हैं इसके सॉल्यूशंस, क्यों गड़बड़ हो रही है इतनी सारी? लॉजिक समझो ना गड़बड़ों का, क्यों इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमें? क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये सही इक्वेशन नहीं है, हमारी राइट इक्वेशन नहीं है, इसलिए ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हाँ, हैं। क्योंकि एक्स मैंने स्क्वायर। कल आपको एक्सरसाइज दी थी, आप वो करते तो आपको थोड़ा याद भी रहता ज़्यादा। जो आपको अभी स्क्रीनशॉट लेने को मैंने कहा था, अभी जो एक्सरसाइज थी हमारी, हाँ हाँ, भेज दिया मैम आपको। मैंने कहा था कि ये रॉन्स्कियन इसमें से कौन कौन सा बन सकता है। मैं आपको 14th क्वेश्चन ये दे देती, W इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, तो उस वक्त आप क्या कहते हैं कि ये रॉन्स्कियन नहीं बन सकता क्योंकि ये जीरो पे जीरो हो रहा है। डोमेन मैंने यार बताई थी यहाँ पे आपको। लेकिन ये पूछा गया था कि सही इक्वेशंस के रॉन्स्कियन कब बनेंगे, एग्जिस्टेंस थ्योरम को सेटिस्फाई करने वाली इक्वेशन के रॉन्स्कियन पूछे गए थे। और सिर्फ एग्जिस्टेंस थ्योरम को जो सेटिस्फाई करने वाले रॉन्स्कियन होते हैं, मतलब जिस इक्वेशन के वो रॉन्स्कियन बनते हैं, वही या तो ऊपर ऊपर रहते हैं या नीचे नीचे रहते हैं या आइडेंटिकली जीरो रहते हैं। समझ में आ रही बात? राइट यस। इक्वेशंस के ही साथ होगा ये, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल आपको बताया जो नीचे हमने पढ़ा है अभी। इस एग्जांपल में प्रॉब्लम किस लिए आ रही है, क्योंकि रॉन्स्कियन तो है पर ये राइट इक्वेशन का रॉन्स्कियन नहीं है, ये जीरो पर जीरो हो रहा है। ठीक है, चलो यहाँ से कुछ खास समझ में नहीं आया तो रॉन्स्कियन से नहीं, लेकिन एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब दोनों इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं ऐसे, क्योंकि वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल नहीं है, दे आर नॉट स्केलर मल्टीपल्स। इस बात से मैं कह रही हूँ कि ये क्या होंगे, एल आई होंगे। अब दूसरी बात ध्यान देना, अभी हमने प्रॉपर्टी वन में देखा था कि अगर एल आई होंगे फंक्शंस तो उनकी कॉमन जीरोज नहीं होंगी, पर ये तो एल आई भी है और इनके पास कॉमन जीरोज भी हैं। इनके पास x इज इक्वल टू जीरो एक कॉमन जीरो है। ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? ऐसी प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि ये इक्वेशन सही इक्वेशन नहीं थी। ठीक है, तो जो हमारी प्रॉपर्टी है वो केवल और केवल सही इक्वेशंस वाले केस में सेटिस्फाई होगी, नॉट सही यानी नॉट राइट इक्वेशन यानी नॉट एग्जिस्टेंस वाली इक्वेशन के केस में सेटिस्फाई नहीं होगी। प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही ना इसमें, ऊपर वाली कि कॉमन जीरो नहीं हो सकती एल आई होंगे, तो यहाँ तो एल आई भी है और कॉमन जीरो भी है। समझ में आ रही है बात? हाँ मैम। बताओ एकता, कहीं डाउट लग रहा हो तो? मैम, सही इक्वेशन का मतलब सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और साथ में वो एग्जिस्टेंस थ्योरम की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। हाँ, ये ठीक है, सही इक्वेशन का मतलब होगा, क्योंकि बहुत लंबा नाम होता है तो सही इक्वेशन ही बोलूंगी अब से मैं। ठीक है, मैंने ओके मैम। बताया था आपको। तो इसका मतलब इतनी ज़रूरी है वो कंडीशंस। तो अगर ऐसी इक्वेशन होगी तो वो कुछ भी कर सकती है, उसका बिहेवियर कैसा भी हो सकता है, वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं प्रॉपर्टी टू। प्रॉपर्टी टू बोलती है हमसे, इफ y1 एंड y2 आर एल आई, मैं इसको ऐसे लिखती हूँ पहले कि इफ y1, चलो रॉन्ग स्किन दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे, y1x, y2x, y1 डैश x, y2 डैश x। अब प्रॉपर्टी मैं जो बना रही हूँ वो फिर से डिटर्मिनेंट को जीरो करने वाली प्रॉपर्टी बना रही हूँ, यानी कि पहले हमने फर्स्ट रो को जीरो किया था तो अब आप सेकंड रो को जीरो कर सकते हो।
अब आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नई प्रॉपर्टी खुद से बना सकते हो, खुद की रिसर्च कर सकते हो इस पे। y1 डैश एक्स और y2 डैश एक्स। अब सेकेंड रो जीरो होगी जब, यानी कि ये वाली रो जब जीरो होगी तो क्या होगा, y1 डैश एक्स नॉट, किसी एक एक्स नॉट पॉइंट के लिए, लेट देयर एग्जिस्ट सम एक्स नॉट such that y1 x naught, sorry, y1 dash x naught is equal to y2 dash x naught is equal to 0। इसका मतलब क्या होगा, रॉन्स्कियन एक्स नॉट पॉइंट पे जीरो हो जाएगा, और रॉन्स्कियन एक्स नॉट पॉइंट पे जीरो होगा क्योंकि सही इक्वेशन थी, सही इक्वेशन के सॉल्यूशन है, तो रॉन्स्कियन आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा, और रॉन्स्कियन आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा तो ये एलडी हो जाएंगे, यानी आप लिख सकते हो y1 एंड y2 आर एलडी। अब क्या इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव बना सकते हो आप, कैसी भी लैंग्वेज में बना दो, लेकिन बना दो। y1 and y2 are linearly independent if y1 and y2 are linearly independent, हम्म then मतलब उसका जो डेरिवेटिव है their derivatives cannot have, सेम जीरो। yes exactly, their derivatives cannot have common zeros। क्या ये वाली प्रॉपर्टी आपको अच्छे से क्लियर होगी? यस मैम। एक या फिर ये भी लिख सकते हैं, दैट इज, थोड़ा सा इसको मैं अगर वो कर दूं, इफ y1 and y2 are alike then दे कैन नॉट अटेन लोकल मैक्सिमा और मिनिमा एट द सेम पॉइंट, क्योंकि डेरिवेटिव जीरो होते हैं तो मैक्सिमम मिनिमा की बात होती है ना, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, दे कैन नॉट अटेन मैक्सिमा और मिनिमा एट सेम पॉइंट। इसका एग्जाम्पल का आइडिया कैसे ले सकते हो आप, इसका मतलब एग्जाम्पल कैसे सोच सकते हो, साइन एक्स और कॉस एक्स है ना, उनके जो मैक्सिमम मिनिमा या उनके जो डेरिवेटिव होते हैं वो अलग अलग पॉइंट पे जीरो होते हैं, हाँ मैम। है ना। साइन एक्स कॉस एक्स, इनका एग्जाम्पल आप ले सकते हो। कॉस एक्स के डेरिवेटिव्स कहाँ पे जीरो होते हैं, वो अलग पॉइंट्स पे जीरो होते हैं, ठीक है, पता ही है आपको। ठीक है, बढ़िया, आगे एकदम। एकदम। इसी के रिगार्डिंग फिर हम थर्ड प्रॉपर्टी भी लिख लेते हैं। अगर फर्स्ट कॉलम जीरो हो जाए, शॉर्ट में लिख देती हूँ, अगर फर्स्ट कॉलम जीरो हो गया तो, एक सेकेंड जरा, फर्स्ट कॉलम जीरो हो जाए तो एक बार सोचो क्या स्टेटमेंट बनेगी कॉन्ट्रा पॉजिटिव वाली। ठंड लग रही है। मैम लास्ट में क्या बोला, सुनाई नहीं दिया। कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनाओ इसका। किसका? मैम अगर y1 और y2 li होंगे तो y1 और y1 डैश डू नॉट हैव सेम जीरो। हाँ, तो इसको और सुंदर सी भाषा में कैसे लिखें, अगर किसी फंक्शन की y पर भी, मतलब y एक्स नॉट जीरो हो जाता है और y डैश एक्स नॉट भी जीरो हो जाता है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, याद है आपको? एक्स नॉट कैसा जीरो होता आइडेंटिटी। है ना? नहीं 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 नहीं, चलो मैं याद दिला देती हूँ, कोई बात नहीं। अगर फर्स्ट कॉलम जीरो हुआ तो आप लोगों ने बता ही दिया कि अगर फर्स्ट कॉलम जीरो हुआ, और इसी तरह सेकंड कॉलम जीरो कर लोगे आप, y1 और y2 दोनों के लिए एक ही प्रॉपर्टी है ना, कुछ अलग तो होगा नहीं, उस केस में भी किसी एक सोल्यूशन की रिपीटेड जीरोस की बात होगी, रिपीटेड जीरोस, याद आ रहा है? भूल गए, भूल गए। तो मैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव वाली ही डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख देती हूँ, क्योंकि जो मैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव में लिख रही हूँ ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इफ y1 एंड y2 आर alike, then they cannot have repeated zeros, yes or no? रिपीटेड जीरोस का क्या मतलब होता है कि एक
एक पॉइंट पे जीरो हो जाए और उसका डेरिवेटिव भी उसी पॉइंट पे जीरो हो जाए। जैसे एक्स स्क्वायर के पास जीरो, जैसे एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर है, टू इज द, इसकी एक्स इक्वल टू टू एक रिपीटेड जीरोज है, रिपीटेड जीरो है। अग्री? एक्स इक्वल टू टू पे इसका ये खुद भी जीरो है, इसका डेरिवेटिव भी जीरो है ना? यस मैम। रिपीटेड जीरो वर्ड यूज किया जाता था ना उसके लिए। तो अगर y1 और y2 li हैं तो उनमें से किसी के पास भी रिपीटेड जीरो नहीं हो सकती। मतलब y1 एक पॉइंट पे जीरो है तो उसका डेरिवेटिव भी उसी पॉइंट पे जीरो माना, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, बढ़िया काम। एकदम झकास। ठीक है, अब इसका अगर सॉल्यूशन पूछ ले आपसे एग्जाम में, कुछ ऐसा पूछा जा सकता है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। y डबल डैश प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। कंडीशन साथ में दे रखी है, y जीरो इज इक्वल टू जीरो, वाई डैश जीरो इज इक्वल टू जीरो। आपके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं आपको इसके। नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो एक ही होगा मैम। कौन सा? इसके पास li सॉल्यूशंस होंगे क्या? दो li सॉल्यूशंस? नहीं। कैसे? देखो अभी हमने जो रिजल्ट प्रॉपर्टीज की हैं उनसे भी देख सकते हो, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम भी लगा सकते हो, दोनों ही लगा सकते हो। हिंट दे दिया मैंने, थोड़ा सा लगा के देखो। मैम y जो सॉल्यूशन है वो जीरो पे भी जीरो, इसका डेरिवेटिव भी जीरो पे जीरो है, तो li सॉल्यूशन नहीं होगा। नो li सॉल्यूशंस, नो li सॉल्यूशंस। एक बात तो समझ में आ गई हमें। ठीक है, ऐसे कोई सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे दो जो li हो। जितने भी मिलेंगे एक ही मिलेगा, उसी पे सब डिपेंड हो जाएंगे सारे सॉल्यूशन। ठीक है, एक ही मिल जाएगा। वैसे तो इतनी दे रखी होती तो इसके दो li मिलते ही मिलते, लेकिन ये जो साथ में कंडीशंस दे दी इसकी वजह से क्या हुआ, कोई li सॉल्यूशन नहीं मिला इसका। अब यूनिकनेस थ्योरम अप्लाई कर दो इस पे। डायरेक्ट भी की जा सकती है यूनिकनेस थ्योरम। जरा चेक करो ये सही इक्वेशन है। पहले तो यही चेक करना था कि आपको सही इक्वेशन है कि नहीं है, क्योंकि अगर ये सही इक्वेशन नहीं है तो फिर आप वो रिजल्ट नहीं लगा सकते एकदम जो आपने अभी बोला। ठीक है, तो हम चेक करते हैं सही इक्वेशन है कि नहीं है। पूरी डोमेन आर दे रखी है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है। पहला पी नॉट हमेशा नॉन जीरो। फिर ये जो फंक्शन दे रखे हैं कॉन्टिन्यूस है, तो इसका मतलब ये सही इक्वेशन है। और इसके साथ एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दे रखी है। क्या ये एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है? आईवीपी बोल सकते हैं इसको। इसके साथ में दो यस मैम। हमने कहा आईवीपी कैसी होती है, वाई ऑफ ए इज इक्वल टू समथिंग, वाई डैश ए इज इक्वल टू समथिंग, ये काम चलता रहता है। एक ही पॉइंट में दिया हुआ होगा तो। हाँ, और अगर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के साथ एग्जिस्टेंस थ्योरम दे दी जाती थी तो भी तो हम क्या बोलते थे, ये आईवीपी के साथ दे दिए इन्होंने एग्जिस्टेंस वाली कंडीशन यहाँ पे, और यूनिकनेस वाली कंडीशन लग जाएगी क्योंकि आईवीपी के साथ दे दिए। तो इसका एक ही यूनिक ही सॉल्यूशन मिलेगा, और एक जो ऑब्वियस सा सॉल्यूशन है इसका वो कौन सा है, y इज इक्वल टू जीरो है, जो मतलब साफ साफ दिख रहा है। आंखें बंद कर लो, यस मैम। y इज इक्वल टू जीरो साफ साफ दिख रहा है इसका सॉल्यूशन। तो आपने ये भी बोल दिया। हम वैसे तो इसकी जरूरत नहीं थी, li सॉल्यूशन होंगे नहीं होंगे, यूनिक सॉल्यूशन y इज इक्वल टू जीरो दिख गया तो बस एक ही सॉल्यूशन होगा इसका, क्योंकि यूनिकनेस थ्योरम लगा सकते हैं हम। अब आपने ये भी बोल दिया जैसे एकता ने बताया कि इसके कोई li सॉल्यूशन नहीं होंगे, तो li सॉल्यूशन नहीं होंगे, ठीक बात है। अब यहाँ से आपको एक सॉल्यूशन मिल गया, एक तो ये होगा,
इसके अलावा क्या होंगे, इसके अलावा जो भी होंगे सब इसके स्केलर मल्टीपल होंगे ना, के इंटू जीरो टाइप के सारे सॉल्यूशन, ऑल सॉल्यूशंस, क्योंकि बाकी सब इस पे डिपेंड करेंगे। तो इसके स्केलर मल्टीपल्स क्या ही बन जाएंगे, y इज इक्वल टू जीरो ही बनेंगे, मतलब y इज इक्वल टू जीरो इसका यूनिक सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन है। हमने दोनों चीजें अप्लाई करके देखी। ये बात बताओ, दोनों चीजें समझ में आई? यस मैम। ठीक है, तो ऐसे अप्लाई करना है। एक क्वेश्चन देती हूँ। Let y be a non-trivial solution of y double dash minus sin x into minus 2x square plus 1 is equal to 0. Then options दे रखे हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल का फर्क जानते हो ना? देखो क्या हो सकता है। और y जीरो इज इक्वल टू जीरो, साथ में अच्छा कंडीशन भी दे रखी है, y जीरो इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे सिंगल डैश आएगा। आंसर बी होगा मैम। बी होगा, मल्टीपल सिलेक्ट है ये, एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, गारंटीड। डी भी होगा मैम। बी और डी, यस मैम। सोच लो, थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे हम इसको। ठीक है, आगे एक और बात देखते हैं इसी में, कंटिन्यूएशन में। if y1 and y2 are two solutions, are two Li solutions of, भाई अपनी सही इक्वेशन के, यानी राइट इक्वेशन बोल दो, राइट इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर की है, सेकेंड ऑर्डर राइट इक्वेशन, then between any two zeros of y1 and y2, between any two consecutive two zeros of y1 and y2, there exists exactly one zero of y2। देखो क्या कह रखा है, अगर y1 और y2 दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं, तो उनकी किसी भी एक सॉल्यूशन को आप उठाओगे, उसके दो कंसेक्टिव जीरोस के बीच में दूसरे वाले की एग्जैक्टली एक जीरो मिलेगी। अब इस बात का मतलब क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे साइन एक्स और कॉस एक्स फिर से लेते हैं। इनके ग्राफ जब आप ड्रॉ करते हो तो क्या होता है, साइन एक्स की दो जीरोस के बीच में आप देखते हो कि साइन एक्स की दो जीरोस के बीच में कॉस एक्स की
एग्जैक्टली एक जीरो मिलती है। ये तो गलत हो गया। cos x sin x की दो जीरो के बीच में cos x की एग्जैक्टली एक जीरो मिलती है, ये बात हम जानते हैं हमेशा से। लेकिन sin x और cos x किसके सॉल्यूशंस है? sin x और cos x दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं इस वाली इक्वेशन के, और ये एक सही इक्वेशन है, इसलिए ऊपर वाले थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आज तक हम जानते थे ये बात, लेकिन हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के रूप में कभी ये रिजल्ट नहीं देखा कि sin x की दो लगातार जीरोस के बीच में cos x की एक जीरो मिलती है, cos x की दो लगातार जीरोस के बीच में sin x की एक जीरो मिलती है। दिख रही है आपको ये बात? हाँ मैम। यस मैम। मैम स्टर्म सेपरेशन थ्योरम है ना ये? हाँ, स्टर्म सेपरेशन थ्योरम ही है शायद, इतना मुझे नेमिंग याद नहीं है। तो इसका खैर प्रूफ भी किया जा सकता है, पर प्रूफ अगर मुझे लगेगा कि आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है तो मैं इसका प्रूफ भी करा दूंगी। चलो मैं करा देती हूँ, क्योंकि इसका जो प्रूफ है ना वो काम आ जाता है कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। तो इसका प्रूफ देखते हैं कि हम ये कैसे प्रूव करेंगे इस बात को। तो रॉन्स्कियन हम डिफाइन कर लेते हैं, y1 y2 y1 डैश y2 डैश। कॉन्ट्रारी पे सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलते हैं कि y2x कभी भी नॉन जीरो, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। सॉरी, यहाँ पे पहले ये मान के चलना पड़ेगा कि y1 x0 इज इक्वल टू जीरो, y1 x1 इज इक्वल टू जीरो। लेट x0 and x1 be two consecutive zeros of y1। दो लगातार जीरोस ले ली हमने y1 की, x0 और x1। और अब मैं ये कह रही हूँ कि y2 इनके बीच में कभी भी जीरो नहीं होगा। कॉन्ट्रारीली हम ये सपोज कर रहे हैं और लास्ट में दिखा देंगे कॉन्ट्राडिक्शन है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इस इंटरवल में कभी ये जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं। अगर इस ओपन इंटरवल में कभी जीरो नहीं होगा तो ये इस क्लोज्ड इंटरवल में भी कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि x0 और x1 इसकी जीरोस नहीं है, y1 की जीरोस है। ठीक है, हमने ये माना है कि y1 की जीरोस है, y2 की जीरोस नहीं है, तो इसलिए हम पूरे इंटरवल में बोल सकते हैं कि ये नॉन जीरो होगा। एक नया फंक्शन हम gx डिफाइन कर सकते हैं हम y1x बाय y2x। अब y2x को डिवीजन किया जा सकता है, क्योंकि y2x इस इंटरवल में, यानी इस इंटरवल में, नीचे वाले इंटरवल में नॉन जीरो है। तो ये gx फंक्शन हमने किस इंटरवल में डिफाइन किया है? x0, x1। और एकदम सही फंक्शन है। y1 एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन था, y2 भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और डिवीजन करने पर कहीं कोई जीरो वीरो का चक्कर भी नहीं है। तो gx कैसा फंक्शन हो जाएगा? gx भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। किसके अंदर? जिसके अंदर हमने उसे डिफाइन किया था, x0, x1। ठीक है, तो अब देखो g डैश x हम निकालते हैं और देखते हैं कि क्या आएगा। g डैश x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा नीचे तो y2 x का स्क्वायर होगा, u बाई वी रूल से हम इसके प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव करेंगे पूरे फंक्शन का, y2x एज इट इज y1 डैश x माइनस y1x एज इट इज y2 डैश x। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जल्दी बताओ, ये क्या होता है? ये नेगेटिव ऑफ रॉन्स्कियन है, y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश, ये माइनस ऑफ रॉन्स्कियन है, डिवाइडेड बाय y2x का होल स्क्वायर। अब मेरे को ये बताओ y1 और y2 कैसे फंक्शंस लिए थे हमने? सॉरी, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था, लेट y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। इसीलिए तो उनके पास कॉमन जीरो नहीं थी, इसीलिए तो मैंने ये बोल दिया था कि यहाँ से y2 x0 और x1 पे तो जीरो कभी होगा ही नहीं, कॉमन जीरो तो उनकी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो li सॉल्यूशंस हैं, वो वाली प्रॉपर्टी का हमने यूज किया। तो y1 एंड y2 आर li, इसलिए ये पूरे क्लोज्ड इंटरवल पे y2 नॉन जीरो हो गया था।
तो इनका रॉन्स्कियन कैसा होगा? ऑब्वियसली नॉन जीरो है, तो रॉन्स्कियन इनका नॉन जीरो होगा, नीचे वाला भी फंक्शन नॉन जीरो है। ठीक है, यस मैम। अब एक काम करते हैं, जी एक्स नॉट निकालो, क्या आ रहा है इस फंक्शन का? जी एक्स नॉट क्या आ रहा है? वाई वन एक्स जी नॉट बाई वाई टू एक्स नॉट जीरो, और जी एक्स वन क्या आ रहा है? वो भी जीरो आ रहा है। ठीक है, अब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि ऊपर वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल है, वो एक सेकेंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, नीचे वाला भी डिफरेंशिएबल है, तो जी एक्स भी डिफरेंशिएबल है, और नीचे वाला नॉन जीरो है, तो ये और भी अच्छी बात है, कहीं पे इसको डिफरेंशिएबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जी इज डिफरेंशिएबल किसके अंदर? क्लोज्ड इंटरवल एक्स नॉट एक्स वन के अंदर। बाकी हमें डिफरेंशिएबिलिटी ओपन के अंदर ही चाहिए, उससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं। अब हम रोज थ्योरम लगा सकते हैं इस पे। बाय रोज थ्योरम क्या हो जाएगा? रोज थ्योरम कब लगती है? जब जी ए इज इक्वल टू जी बी हो जाए, एक्स नॉट एक्स वन एक इंटरवल जो हमने माना है उसी पे हम रोज थ्योरम अप्लाई करते हैं। अब देखो मजा आएगा, रोज थ्योरम की हेल्प से क्या होगा, कोई ना कोई सी मिल जाएगा बिलोंगिंग टू एक्स नॉट कॉमा एक्स वन, सच दैट क्या हो जाएगा? जी डैश सी इज इक्वल टू जी जीरो हो डैश सी जाएगा। इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। पर अभी नीचे आपने क्या बोला था कि जी डैश एक्स नॉन जीरो है फॉर ऑल एक्स, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन की बात कर रहे हो आप। कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया? क्योंकि हमने क्या माना था, हमने ऊपर शुरुआत में ये माना था कि वाई टू एक्स कभी भी नॉन जीरो, कभी भी जीरो नहीं हो सकता, वाई टू एक्स हमेशा नॉन जीरो है। इसका मतलब क्या हो गया कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट जिस पर, एटलीस्ट वन पॉइंट इन दिस इंटरवल एक्स नॉट कॉमा एक्स वन जिस पर वाई टू एक्स जीरो होगा। ठीक है, अब ये कैसे प्रूव किया जाएगा कि एक ही पॉइंट पर जीरो होगा? देखो, अब थोड़ा सा लॉजिकल बात को करते हैं। हमें ये प्रूव करना था एग्जैक्टली, हमने एटलीस्ट प्रूव किया है कि आपको समझ में आ रहा है, अभी भी हम प्रूफ से दूर है, अभी भी हमने रिजल्ट से दूर है। एटलीस्ट प्रूव, एटलीस्ट की बजाय हमें क्या प्रूव करना है? एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली वन पॉइंट पे जीरो होगा ना दो कंसेक्टिव के बीच में। ये रिजल्ट क्या था, थ्योरम क्या थी? थ्योरम कहती थी कि वाई वन और वाई टू एल आई सोल्यूशन हैं, तो उनकी दो जीरोस के बीच में, कंसेक्टिव जीरोस के बीच में एग्जैक्टली वन जीरो। कंसेक्टिव वर्ड याद रखना, कई बार कंसेक्टिव वर्ड हटा देते हैं और ऐसे 2 3 4 ऑप्शन में डाल देते हैं ताकि आपको कंफ्यूज कर दे। कंसेक्टिव के बीच में ही एक मिलेगी, ठीक है, क्योंकि कंसेक्टिव नहीं होंगे तो एक से ज़्यादा मिल सकते हैं। जैसे नीचे देखो, यहाँ पे और यहाँ पे कोई पॉइंट हो तो उसके बीच में फिर दो जीरोस मिल रही है cos x की। ठीक है, तो हमने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए, मैं एक बार फिर से बता दूं, सम अप कर दूं, प्रूफ कैसे किया है हमने। कहाँ चले गए आप लोग? यही हाँ मैम। तो हमने क्या क्या किया मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट में, कि वाई वन और वाई टू एल आई सोल्यूशन माने थे। हम चाहते हैं कि वाई वन की दो जीरोज लें, दो कंसेक्टिव जीरोज हमने वाई वन की ले ली, एक्स नॉट और एक्स वन, और हम ये दिखाना चाहते हैं कि इनके बीच में वाई टू की पक्का एक जीरो मिलेगी। तो हम उल्टा ही मान लेते हैं, कॉन्ट्रारिली मान लेते हैं कि वाई टू एक्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता है इस इंटरवल में। इसका मतलब वाई टू एक्स हमेशा नॉन जीरो होगा इस इंटरवल में। तो हमने इसकी हेल्प से, इसी चीज़ का यूज़ करते हुए फ़ायदा लेके एक नया फंक्शन डिफाइन कर दिया, वाई वन बाई वाई टू। फिर उसका डेरिवेटिव यहाँ से चेक किया रॉन्स्कियन की हेल्प से, तो वो हमेशा नॉन जीरो आ रहा है क्योंकि रॉन्स्कियन एल आई फंक्शंस का हमेशा नॉन जीरो होता था। और अगर हमने रोज थ्योरम लगाई तो वो जीरो आ रहा है। फिर कॉन्ट्राडिक्शन बन गया, तो हमने कहा कि कम से कम एक पॉइंट पर तो इसका मतलब वाई टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि हम मान के चले थे कि हमेशा नॉन जीरो होगा, तो इसका मतलब एटलीस्ट एक पॉइंट पर तो जीरो होगा क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन आई। अभी एग्जैक्टली वन कैसे प्रूव किया जाए? देखो, हमने कहा कि एक्स नॉट और एक्स वन दो पॉइंट्स हैं, इसके बीच में
कम से कम एक पॉइंट पर y2 0 होता है, मतलब ये y1 के लिए हो गया और ये y2 के लिए हो गया। मैंने कहा कि एक से ज़्यादा पे होता है, ध्यान देना मेरी बात पे। मैंने कहा कि ये y2 एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे होता है, इन्होंने कहा एटलीस्ट वन, मैंने कहा चलो फिर से कॉन्ट्रडिक्शन लेते हैं, मैंने कहा 2 पॉइंट्स पे होता है, ठीक है, x डैश और x डबल डैश। तो अगर y2 2 पॉइंट्स पर जीरो हो रहा है तो इन 2 पॉइंट्स के बीच में आपको एक जीरो मिलनी चाहिए y1 की, यस और नो। x ट्रिपल डैश, यस मैम। x ट्रिपल डैश मिलेगी जिस पर y1 0 होगा। पर ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया ना, क्योंकि आप बोल रहे थे कि x नॉट और x1 तो कंसेक्टिव हैं, कंसेक्टिव के बीच में एक और जीरो कैसे आ गया? मतलब ये कंसेक्टिव थे x नॉट और x1, इसके बीच में आपने एक और तीसरी जीरो घुसा दी, तो कंसेक्टिव कहाँ से रहे? मतलब ये भी कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। ये भी कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, इसका मतलब y2 एक ही पॉइंट पर जीरो होगा x नॉट और x1 के बीच में। तो कोई भी दो जीरोस थी ना x नॉट और x1, तो कोई भी दो जीरोस के लिए प्रूव हो गया कि y1 के दो जीरोस के बीच में y2 की दो ही जीरोस होंगी, और इसी तरह y2 की दो कंसेक्टिव जीरोस के बीच में y1 की भी दो ही जीरोस होंगी। बहुत ही अच्छा है मैम। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट। अच्छा, अगर किसी नॉन जीरो सॉल्यूशन की, इसी की करोलरीज हैं, आप खुद सोचो ये कैसे हो सकता है, कोई प्रूफ राइटिंग करने की जरूरत नहीं, लॉजिक लगाओ। इफ अ नॉन जीरो सॉल्यूशन of a differential equation has infinitely many zeros, then every solution of that equation infinitely many solutions। मतलब अगर एक नॉन जीरो सॉल्यूशन के पास इनफाइनेटली मेनी जीरोस हो रही है, क्योंकि जीरो सॉल्यूशन के पास तो हमेशा इनफाइनेटली मेनी जीरो होती है ना, y इज इक्वल टू जीरो, उसके पास तो सारी पॉइंट्स ही जीरोस होते हैं, इसलिए यहाँ पे नॉन जीरो वर्ड का यूज किया गया। तो जैसे कि साइन एक्स है, साइन एक्स के पास इनफाइनेटली मेनी जीरोस हैं, यस मैम। इसीलिए इसका जो दूसरा फंक्शन है इसके साथ cos x, दूसरा सॉल्यूशन है, उसके पास भी इनफाइनेटली मेनी जीरोस। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है और एक के पास इनफाइनेटली मेनी जीरोस आ रही है, तो हर एक सॉल्यूशन के पास इनफाइनेटली मेनी जीरोस आएंगी। कैसे प्रूव करोगे इस चीज को? तो बताओ। मैम जो अपने ऊपर रिजल्ट पढ़ा इसी का यूज करते हुए हो जाएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, कहीं पे आप गलती कर सकते हो। हेलो। दो कंसेक्टिव जीरोस ले लेंगे मैम, y1 और y2, तो उनके बीच में फिर उसका एक सॉल्यूशन होगा। फिर उसके बाद फिर जो सॉल्यूशन आएगा नया, मान लिया y3 आ गया, तो फिर y1 और y3 को ले लेंगे। थोड़ा सा ग्राफ बना के सोचो खुद से। जैसे आप ये कह रहे हो कि दो जीरोस होंगी, वैसे तो इनफाइनाइट पड़ी हुई है, इनके बीच में कोई भी दो उठा लो रैंडमली, उनके बीच में एक मिलेगी, फिर से एक मिलेगी, फिर से एक मिलेगी, फिर से एक मिलेगी। ये लॉजिक लगा के आप सीधे सीधे कह सकते हो कि इनफाइनाइट जीरोस मिल जाएंगे दूसरे सॉल्यूशन के पास भी, है ना। इनफाइनाइट पड़ी होंगी तो हर इनफाइनाइट के बीच में एक दूसरी जीरो तो होगी, यही कहना यस, चाहते हो? यस मैम। अच्छा, हेलो। ये हाँ आवाज आ रही है आपकी। ये रिजल्ट तो इन, नहीं नहीं, काट गया था मैम मेरा। वो ये आंसर ये बताने डुअल लाइन वक्त। के लिए लगाते हैं एकता, एलडी के लिए क्या कहोगे?
सॉल्यूशन भी तो हो सकता है, इन्होंने कह रखा है एवरी सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो नॉन जीरो सॉल्यूशन है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक एल आई सॉल्यूशन हो सकता है, एल आई के लिए तो आपने रिजल्ट प्रूव कर दिया। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक एल डी सॉल्यूशन भी तो हो सकता है, क्योंकि एवरी सॉल्यूशन की बात कर रखी है, सिर्फ एल आई सॉल्यूशंस की बात नहीं कर रखी उन्होंने। मेरी बात समझ में आई? नहीं आई समझ? मैम फास्ट कॉलोराइड को क्या बोला आपने? मेरे तक कट गया था मेरा। तो मैम अगर बोल रखा है कि एक नॉन जीरो सॉल्यूशन के पास इनफाइनाइटली मेनी जीरोस होगा, तो मैम उससे हम ये कह सकते हैं कि उसका डेरिवेटिव भी जीरो देगा। फिर से बोलो, फिर से। नहीं नहीं नहीं, नॉन जीरो सॉल्यूशन बोल रखा है ना। रुको मैम रुको। देखो इसमें दो केसेस पढ़ते हैं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग या तो एल आई सॉल्यूशंस हो सकते हैं या एल डी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जो भी आपने सॉल्यूशन उठाया है जिसको आप बोल रहे हो इफ ए नॉन जीरो सॉल्यूशन हैज इनफाइनाइटली मेनी जीरोस, मतलब साइन एक्स है जैसे, साइन एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग या तो एल आई सॉल्यूशंस हो सकते हैं जैसे कॉस एक्स टाइप, या एल डी सॉल्यूशंस हो सकते हैं जैसे 2 साइन एक्स, 3 साइन एक्स टाइप। अब बताओ एक बार, अब तो बहुत आसान दिख रहा है प्रूव करना। अब इस टाइप का होगा, एल आई होगा, तब तो आपने बोल ही दिया इनफाइनाइट होगी। कैसे? क्योंकि इनफाइनाइट जीरोस पड़ी होगी इस तरीके से साइन एक्स की कहीं पे भी, तो उनके बीच में आप ये कहोगे कि कॉस एक्स की एक एक जीरो तो मिलती ही है, एग्जैक्टली 1 जीरो तो मिलती ही है। तो इस तरीके से क्या आ जाएंगी, कॉस एक्स की भी इनफाइनाइट जीरोस आ जाएंगी, यानी हर एक दूसरे एल आई सोल्यूशन की भी इनफाइनाइट आ जाएंगी। यस और नो? कहाँ चल जाते हो आप लोग? यस मैम। और जो एल डी वाला केस है, अगर साइन एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई भी एल डी सॉल्यूशन है, तो जब साइन एक्स की इनफाइनाइट जीरोस हैं तो 2 साइन एक्स की भी तो इनफाइनाइट जीरोस हैं। यहाँ तो ये बात क्या है, बहुत ऑब्वियस है। 2 साइन एक्स में से 2 हटा दो तो वो साइन एक्स ही तो बनता है। एल डी का मतलब लीनियर मल्टीपल ही होगा, स्केलर मल्टीपल, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी तो इनफाइनाइट जीरोस हैं। यानी अगर साइन एक्स इनफाइनाइट पॉइंट्स पर जीरो होता है तो 2 साइन एक्स भी तो उन्हीं इनफाइनाइट पॉइंट्स पर जीरो हो रहा है, उसमें भी तो एन पाई डालेंगे तो जीरो होगा। तो एलडी के केस में तो ये ट्रिवियली ट्रू है। ठीक है, तो दोनों केसेस हमने डिस्कस कर लिए, क्या दोनों आप लोगों को समझ में आया? यस मैम, आ गया। हम्म। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका। यस मैम। नेक्स्ट में क्या बोल रखा है, देयर एग्जिस्ट अ सॉल्यूशन दैट इज नॉन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन देन एवरी सॉल्यूशन हैज एट मोस्ट 1 जीरो। इसको उसी की हेल्प से प्रूव करो जो हमने पहला रिजल्ट थ्योरम की थी, कि अगर एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कहीं भी किसी पॉइंट पे जीरो नहीं हो रहा, जैसे ए की पावर एक्स टाइप, तो जो दूसरा सॉल्यूशन होगा ना वो भी इसी टाइप का होगा। यानी कि जैसे डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से क्या क्या सॉल्यूशन आपको मिलते हैं, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो ई की पावर एम एक्स, ई की पावर एक्स मिलता है और ई की पावर माइनस एक्स मिलता है। तो अगर एक ई की पावर एक्स को आपने उठा लिया इसमें डाल दिया, मतलब इफ देयर एग्जिस्ट अ सॉल्यूशन दैट इज नॉन जीरो फॉर ऑल डोमेन एलिमेंट्स, यस हमारे पास है एक सॉल्यूशन ई की पावर एक्स। अगर ये नॉन जीरो है तो उसके साथ वाला जो पड़ा एल आई सॉल्यूशन है या एल डी सॉल्यूशन है, वो भी तो सभी डोमेन एलिमेंट्स में नॉन जीरो होगा, उसके पास तो ज्यादा से ज्यादा एक ही जीरो होगी। एक हो सकती है, एक क्यों हो सकती है, इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। देखो इस पे बात करते हैं, मैं आपको समझाती हूँ। कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलो,
देन एवरी नॉन जीरो सॉल्यूशन हैज एट मोस्ट वन जीरो। हम मान लेते हैं कि कम से कम, ज्यादा से ज्यादा एक बोली, हमने कहा कम से कम दो होंगी। लेट कॉन्ट्राडिक्टरी सपोज कर रहे हैं, लेट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट टू zeros of any solution of some solution y2। तो y2 किन किन पॉइंट्स पे जीरो होगा? x0 पॉइंट पर जीरो होगा एंड y2 x1 पॉइंट पर जीरो होगा, मतलब दो पॉइंट्स पर ही जीरो हो जाएगा, है ना। these टू जीरोस, अब वो टू जीरोस हमने कौन सी मानी है? x0 और x1। तो x0 और x1 पे ये जीरो होगा। अब x0 और x1 पे जीरो होगा अगर ये, तो सिंपल सी बात है ना, इनके बीच में इसकी दो जीरोस के बीच में, कंसेक्टिव मान लो या जो मान लो, इनकी दो जीरोस के बीच में कम से कम एक जीरो तो मिलनी है, बाकी जितने भी सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब जितने भी सॉल्यूशन है उनकी एग्जैक्टली वन जीरो मिल जाएगी, इसके अलावा जितने सॉल्यूशंस है। तो y2 के अलावा जितने सॉल्यूशंस हैं उनकी एग्जैक्टली एक जीरो तो मिलनी ही मिलनी है, मतलब एटलीस्ट वन जीरो मिलेगी, क्योंकि दो तो हमने बोल दी, एटलीस्ट दो तो हमने बोल दी, तो इन दो के बीच में एग्जैक्टली वन तो करेगी ही करेगी। अगर ये दो की बजाय तीन हो गई तो फिर ज्यादा करेंगी। तो दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन जीरो ऑफ एनी अदर सॉल्यूशन। पर ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन था? क्वेश्चन में ये गिवन था कि देयर एग्जिस्ट अ सॉल्यूशन जो नॉन जीरो हो रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, मतलब एक सॉल्यूशन ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिसके पास कोई जीरो नहीं है, लेकिन आपने दिखा दिया कि कोई भी सॉल्यूशन लिया जाए, एनी अदर सॉल्यूशन, उसके पास कम से कम एक जीरो होगी। कॉन्ट्रडिक्शन आया कि नहीं? इसका मतलब जो आपने माना था वो गलत था। तो आपने क्या माना था कि कम से कम दो जीरो एग्जिस्ट करेंगी y2 की? इसका मतलब कम से कम दो नहीं, एटमोस्ट वन जीरो ही एग्जिस्ट करेगी। बताओ, मैं बोलती जा रही हूँ या आपकी समझ में भी कुछ आ रहा है? सब खेल है, बातें घुमा फिरा के वही बोल रखी है हर तरफ। मैम इसका थोड़ा थोड़ा तो आ statement रहा है repeat मैम करो। समझ। इतना क्या कह रहे हो? इसकी एक बार स्टेटमेंट रिपीट कर दो मैम। स्टेटमेंट में ये बोल रखा था, इफ देयर एग्जिस्ट अ सॉल्यूशन जो किसी भी पॉइंट पर जीरो नहीं है, डोमेन के अंदर ही रह के बात करेंगे वो तो अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन है जो हमेशा नॉन जीरो है, मतलब उसकी एक भी जीरो नहीं है, तो कोई और सॉल्यूशन अगर होगा ना, कोई और एल हो चाहे एल हो, अगर एल हुआ तो उसकी भी कोई जीरो नहीं होगी। देखो एक बात बताती हूँ, अगर y नॉट इक्वल टू जीरो है, या मैं बोल दूं कि कोई ऐसा y1 सॉल्यूशन है जो नॉन जीरो है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन, तो यहाँ से आप एक बात समझ सकते हो कि जो बाकी के सॉल्यूशंस होंगे या तो वो इसके li होंगे या वो इसके ld होंगे। अगर li हुए, अगर ld हुए, तो खुद सोचो कि जो ld सॉल्यूशन होंगे यानी इसके स्केलर मल्टीपल होंगे, नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल्स, जीरो वाले तो ऑब्वियसली जीरो ही होते हैं, नॉन जीरो सॉल्यूशंस के बारे में क्वेश्चन दिया गया। तो जो एल होंगे वो तो नॉन जीरो ही रहने, एल सॉल्यूशंस वाई टाइप के, तो वाई एक्स नॉन जीरो ही रहेगा उनके लिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। और अगर वो सॉल्यूशंस एल आई हो जाते हैं तो उनके पास एटमोस्ट एक जीरो होगी, मतलब इस केस में तो नो जीरो, इस केस में भी ज़्यादा से ज़्यादा एक ही जीरो होगी, एटमोस्ट वन जीरो। तो फिर हमने इस केस को आगे बढ़ाया और इसको डिस्कस किया, हमने कोई एल आई सॉल्यूशन ले लिया और हमने कॉन्ट्राडिक्टरी केस में ये मान लिया कि उसके पास एटमोस्ट वन जीरो नहीं, एक से ज़्यादा जीरो होगी, कम से कम दो तो होंगी ही होंगी। तो हमने कहा लेट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट टू जीरोस x0 एंड x1 ऑफ सम सॉल्यूशन y2 y1 सच दैट, चलो छोड़ो उसको, y1 सच दैट, y2 y1 सच दैट, y1 y2 y1 y2 y1 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 y1
तो हमने कहा कि इसकी दो जीरोस होंगी, दो जीरोस होंगी तो किसी ना किसी एक्स नॉट और एक्स वन पॉइंट पे जीरो हो रहा होगा। अगर अगर ये दो पॉइंट्स पे जीरो होगा तो थ्योरम अप्लाई करके हम क्या बोल सकते हैं कि कोई भी फंक्शन अगर दो पॉइंट्स पे जीरो है, सॉल्यूशन है, वो दो पॉइंट्स पर जीरो है, तो उसके बीच में कम से कम एक जीरो तो मिलेगी किसी और सॉल्यूशन की। कोई भी मतलब दुनिया का कोई भी सॉल्यूशन होगा उसके बीच में कम से कम एक जीरो मिलेगी उस सॉल्यूशन की। लेकिन अभी आपने कहा कि आपके पास एक सॉल्यूशन है ऐसा, आपने कहा है कि एक सॉल्यूशन y ऐसा है जो कभी भी जीरो नहीं हो रहा, और यहाँ से आ रहा है कि देयर एग्जिस्ट वन जीरो ऑफ एनी अदर सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन जीरो एग्जिस्ट कर रही है यहाँ से, तो इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन वाला केस है। तो इसका मतलब जो आपने माना था वो गलत है। आपने माना था कि कम से कम दो जीरो एग्जिस्ट करेंगी, नहीं, गलत बात, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही एग्जिस्ट करेगी। ठीक है। हम इसके कन्वर्स के बारे में क्या कह सकते हैं? कन्वर्स, if every non-zero solution is at most one zero, then there exists a solution जो कभी भी जीरो नहीं होगा, if every non-zero solution। ऐसा कोई एग्जांपल दे मैम इसका कॉन्वर्स ट्रू होगा? वही तो मैं देख भी ट्रू होगा कि नहीं होगा, कुछ एग्जांपल देना पड़ेगा। एक ही एग्जिस्ट कराना है जो हमेशा नॉन जीरो हो। ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं है कि अगर हमें दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं जो जैसे ये दो सॉल्यूशन भी बन सकते हैं ना आपके, एक्स और एक्स स्क्वायर शायद टू, वन एक्स बनते हैं जीरो, सोच के बताती हूँ, इसको सोचना पड़ेगा थोड़ा, कन्वर्स ठीक से बन ही नहीं रहा पहले तो मेरे दिमाग में। If every non-zero solution has at most one zero, then there exists a solution that is non-zero for all x belongs to domain। मैं मिलने को तो मिल ही जाएगा, आई थिंक ट्रू हो जाएगा, बाकी इसको दोबारा देखती हूँ। एग्जिस्टेंस की बात की ना कि एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा जो हमेशा नॉन जीरो होगा। ठीक है, देख के बताती हूँ। फिर बाद में
कराना है, तो आगे टॉपिक स्टार्ट करूंगी तो फिर लंबा जाएगा वो तो।